ये एक वार्निंग है हर उस गवर्नमेंट के लिए जो सोचता है कि यूथ की आवाज दबा सकता है, लेकिन क्रिटिक्स का मानना यह था कि असली रीजन था गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करना। इसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में 19 लोगों की जान चली गई और हजारों से ज्यादा इंजर्ड हुए। दोस्तों, साउथ एशिया में एक डेंजरस ट्रेंड चल रहा है। पहले श्रीलंका, जहां लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए और फिर प्रेसिडेंट को अपना देश छोड़ना पड़ा। फिर बांग्लादेश, जहां स्टूडेंट्स की ताकत के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। और अब वही कहानी नेपाल में रिपीट हो रही है। नेपाल की जेनजी यूथ ने सरकार को एक ऐसी चैलेंज दी कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अपना कुर्सी छोड़ दिया। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका वार्तालाप के एक और नए एपिसोड में। ये सब कुछ शुरू हुआ 4 सितंबर 2025 को। नेपाल के गवर्नमेंट ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और एक्स जैसे बड़े 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो रहे हैं। सिर्फ एक ऐप बची थी, टिकटॉक, जो नेपाल में अभी भी चल रही थी। ऑफिशियल रीजन ये था कि ये कंपनी नेपाल के नए रजिस्ट्रेशन रूल्स फॉलो नहीं कर रही, लेकिन क्रिटिक्स का मानना यह था कि असली रीजन था गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करना, क्योंकि लोग करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और नेपोटिज्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर ओपनली बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो 26 ऐप बैन हुए, तब नेपाल की जेनजी के लिए एक पर्सनल अटैक बन गया। सोचो, जहां एक पूरा जनरेशन अपना टाइम, अपना क्रिएटिविटी, अपना कम्युनिकेशन सिर्फ सोशल मीडिया पे जीते हैं, अगर उन्हीं जनरेशन के लिए आप उनका डिजिटल स्पेस बंद कर दो तो वो सड़कों पे आना ही तय था। काठमांडू, ललितपुर, पोखरा, ये सब सिटीज में यूथ ने रैली शुरू कर दी। पहले ये रैली पीसफुल था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अनलॉक सोशल मीडिया के स्लोगन्स लग रहे थे। लेकिन इसमें पुलिस का रिएक्शन बहुत ही हर्ष था। लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस चलाई गई और कुछ जगह पे लाइव फायरिंग भी हुई। इसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में 19 लोगों की जान चली गई और हजारों से ज्यादा इंजर्ड हुए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, धीरे धीरे इसने शेप ले लिया एक एंटी करप्शन मूवमेंट का। नेपाल के स्टूडेंट्स और यूथ्स सिर्फ फेसबुक खोल दो नहीं बोल रहे थे, बल्कि सिस्टम बदलो कह रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह था कि नेपाल के जेनजी ने एक सिंबल भी चूज किया, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स फ्लैग। वो फ्लैग प्रोटेस्ट में हर जगह दिखने लगा, पोस्टर्स पर, जैकेट्स पर और क्राउड के बीच में वेव करता हुआ। उनके लिए वो सिर्फ एक कार्टून का फ्लैग नहीं था, वो एक फ्रीडम और रिविलियन का सिंबल भी बन गया। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता गया, सरकार की क्रेडिबिलिटी भी गिरती गई और प्रोटेस्टर्स ने सिर्फ रोड ब्लॉक नहीं किया, उन्होंने मिनिस्टर के घर और गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक को भी जलाकर खत्म कर दिया। पार्लियामेंट बिल्डिंग और नेपाली कांग्रेस ऑफिस तक को भी जलाकर खाक कर दिया गया। गवर्नमेंट के थ्रू कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन लोग रुके नहीं। वीपीएन के थ्रू यूथ ने इंटरनेट एक्सेस किया और स्लोगन्स और वीडियोस पूरे देश में वायरल होते रहे। और आखिरकार प्रेशर इतना ज्यादा हुआ कि 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रेजिग्नेशन देना पड़ा। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। ये साउथ एशिया में एक बड़ा पैटर्न दिख रहा है। श्रीलंका में लोगों का गुस्सा इकोनॉमिक क्राइसिस पे था और बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने जॉब इश्यूज और करप्शन के खिलाफ लड़ाई की। और नेपाल में बैड गवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, नेपोटिज्म ने यूथ को एक्सप्लोड कर दिया। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, यूथ पावर। चाहे कोलंबो हो, ढाका हो या काठमांडू, जब जेनजी सड़कों पे आते हैं तब सरकार की नींद हिल ही जाती है। और इससे एक चीज क्लियर है, डिजिटल सेंसरशिप और करप्शन अब पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है। दोस्तों, नेपाल की ये कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक पूरे रीजन की कहानी है। ये एक वार्निंग है हर उस गवर्नमेंट के लिए जो सोचता है कि यूथ की आवाज दबा सकता है। क्या नेपाल के जेनजी रिवॉल्यूशन एक नया युग की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, यह है वार्तालाप।